नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शहरनामा और मैं हूं आपके साथ अजीत। लखनऊ में विधानसभा के सामने पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया है और इस दौरान एक युवक पेड़ पर भी चढ़ गया, जिसे बाद में उतारा गया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। आप देख रहे हैं ये दो तस्वीरें। एक अभ्यर्थी जो पेड़ पर चढ़ गया था, गले में फांसी का फंदा भी उसने लगा लिया था और बार बार फांसी की धमकी दे रहा था। पेड़ पर चढ़े युवक को ऊपर से उतारने के लिए क्रेन भी मंगवाया गया, लेकिन लड़के ने लगातार धमकी दी, आगे बढ़ने से रोका पुलिसकर्मियों को, बचाव कर्मियों को। लेकिन जब आश्वासन दिया गया कि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसके साथियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसके बाद जाकर ये अभ्यर्थी किसी तरह माना और इसे पेड़ से सुरक्षित उतारा गया। आप देख रहे हैं ये दो तस्वीरें एक साथ। पेड़ पर चढ़ा युवक, उसे उतारने की कोशिशें और बाद में फिर युवक को उतारा गया। और ये सब कुछ हुआ लखनऊ में विधानसभा के सामने। पुलिस भर्ती घोटाले का आरोप है छात्रों का, अभ्यर्थियों का, और इन सब ने इस बात को लेकर जमकर हंगामा किया विधानसभा के सामने। वैसे पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी, और कल भी अभ्यर्थियों ने इस तरह का विरोध जताया था। 19 तारीख को इसका परिणाम आया था और परिणाम जिस तरह के आए थे, रिजल्ट जिस तरह के आए थे, उसको लेकर अभ्यर्थियों में रोष है। इनका कहना है कि कम काबिल अभ्यर्थियों को लिस्ट में जगह दी गई, जबकि उससे ज्यादा काबिल अभ्यर्थी रोड पर हैं। होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज नियमावली 7.3 में बोला गया था कि वाटना का प्रयोग नहीं होगा, जो वाटना का प्रयोग करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसकी कॉपी तक नहीं चेक होगी। किसी के 261, किसी 283, किसी 282। इस पुलिस भर्ती के घोटाले में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। जिसके 260 नंबर है उसका सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी में, और हम लोग 308 लेकर बैठे, 312 लिए, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अभ्यर्थियों का ये गुस्सा, और इस बारे में अभी तक कोई ठोस पहल आगे आती हुई नहीं दिखाई दी है। बहरहाल आपने दूसरी खबर का अगर रुख करें तो अपने बयानों को लेकर विवाद में रहने वाले AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश में होने वाली रैलियों को एक के बाद एक रद्द अब किया जा रहा है, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ता बेहद नाराज हैं। रैलियां रद्द होने के विरोध में आज AIMIM पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। ओवैसी समर्थकों का यह आरोप है कि समाजवादी पार्टी ओवैसी की लोकप्रियता से घबरा गई है और यही वजह है कि सांप्रदायिक पार्टियों के इशारे पर रैलियों को रद्द किया जा रहा है। आपको बताएं, अब तक ओवैसी की 5 रैलियों को अनुमति मिलने के बाद अब इन मौके पर रद्द कर दिया गया है। इस मामले पर अब पार्टी कोर्ट की शरण में है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की 5 बार यहाँ पर प्रदेश में जगह जगह पर MIM पार्टी द्वारा परमिशन ली गई, लेकिन उस परमिशन को बार बार ये सरकार अपने जनाधार के खिसकने के डर से बुजदिली के साथ ये हमारी परमिशन को रद्द कर देती है। और ये मामूली सी बात लगा देते हैं कि कहीं जो है VSP के लोगों ने कंप्लेन किया है, कहीं बजरंग दल के लोगों ने पुतला फूका है, कंप्लेन किया है, लाइन ऑर्डर की बात है। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे नेता आपके दरमियान आएंगे नहीं, तब तक आपको ऐसे कैसे डर लग गया कि लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम है। और ये किसानों को लेकर यूपी सरकार तरह तरह के दावे कर रही है, वादे कर रही है। यूपी सरकार किसानों और उनकी फसलों का एक डेटा बैंक बना रही है, ये कहना है सरकार का, जिसके बाद किसानों को मिलने वाली सहूलियतों और फसलों को उचित दाम मिलने में आसानी होगी। इतना ही नहीं, दूध को लेकर भी सरकार किसानों को बोनस देने पर विचार कर रही है। लखनऊ में आयोजित डॉक्टर लोहिया और मुलायम सिंह यादव से जुड़ी एक फोटो प्रदर्शनी के मौके पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ये बातें कही। नेताजी और समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों के पक्ष में फैसले लिए हैं। कोशिश होगी और हम ये तय करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा योजनाएं किसानों तक पहुंचे, गरीबों तक पहुंचे। तो मैं समझता हूं अगर डेटा सरकार के पास होगा, उस कोशिश में लगेंगे हम, आपको बहुत जल्दी ऐसा परिणाम देंगे जिससे कि किसान सीधा संपर्क, सीधी जानकारी दे दे और सरकार डेटा बना ले। गाय के दूध के प्रोडक्ट का बाजार बड़ा है, अच्छा है। अगर हम केवल गाय के दूध के प्रोडक्ट बेचने में और उसको बाजार में शामिल करने में कामयाब हो जाएं, तो इसलिए आपका सुझाव ठीक है। देखिए, जब तक दूध बढ़ेगा नहीं, और मैं कहूंगा, मैंने अपने बजट भाषण में भी शायद एक दिन कहा भी था प्रेस के सामने कि अगर मुझे गाय के दूध पर बोनस देना पड़ा किसानों को, तो उसकी तैयारी मैं कर रहा हूं कि अगर सरकार की तरफ से पराग दूध खरीदते हैं तो अगर बोनस देना पड़ा, ज्यादा पैसा देना पड़े, तो देने का काम सरकार करेगी।
तो मुख्यमंत्री की तरह तरह की प्लानिंग, सरकार के दावे और वादे, लेकिन दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है किसानों के साथ। एक ओर जहां किसान बेमौसम बारिश से फसलों की बर्बादी से परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के नुमाइंदे किसानों का शोषण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है संभल में, जहां खेत की चकबंदी के लिए रिश्वत मांग रहे लेखपाल से परेशान किसान की खेत में ही मौत हो गई। इस मामले में किसान के बेटे ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इधर मुरादाबाद के एमआईटी कॉलेज में छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि नितिन नाम के छात्र ने न सिर्फ छात्रा के साथ छेड़छाड़ की, बल्कि उसका अश्लील पोस्टर भी पूरे कॉलेज में चिपका दिया। ये बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र पहले भी 2 बार ऐसी हरकतें कर चुका है, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मामले को रफा दफा कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कॉलेज प्रशासन छात्र को मानसिक रूप से बीमार बता रहा है। वो 7:30 बजे आया और 9 बजे चला गया यहाँ से। तो 9 बजे जब हमारे केयर टेकर्स ने रूम्स खोलने के लिए गए वो क्लासरूम में, तो उस रूम के बाहर, एक क्लासरूम के बाहर 3 या 4 A4 साइज के जो प्लेन पेपर होता है, इस साइज पे कुछ अपशब्द लिखे हुए थे लड़की के नाम से। तो हमने उसे रिमूव कराए और तुरंत लड़की के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया और तुरंत पुलिस को भी इन्फॉर्म किया लड़की के पेरेंट्स ने। और हमने यहाँ पर जितने भी लोग इससे संबंधित थे उनको बुलाया, लड़के के पेरेंट्स को भी बुलाया, पुलिस के सामने सारी बातचीत हुई और उसके बाद लड़की के पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि अब की बार वो नहीं करेंगे, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। अपने स्तर पर हमारी इंक्वायरी चल रही है। इस बार ये तीसरी बार इसने फिर से उसके साथ ये हरकत की। उसके पोस्टर वगैरह स्कूल के दीवारों पर, कॉलेज वगैरह में अश्लील टिप्पणियां करके और मैसेज करके चिपका रखे थे, मैसेज भी भेजे थे। तो उसको प्रथम संज्ञान में लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। IPS की 354 घ की धारा में इसे पंजीकृत किया गया है और अरेस्ट करके उसको भेज दिया गया है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। आरोप है कि प्राधिकरण के कुछ कर्मचारियों ने भू माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए एक जीवित शख्स को मृत घोषित कर दिया और उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की। पीड़ित शख्स वेद प्रकाश यहां के पूर्व डीएम रामचंद्र के रिश्तेदार हैं। मूल रूप से मेरठ के रहने वाले वेद प्रकाश की मुरादाबाद में 12 बीघा जमीन है और इसी का फायदा उठाते हुए आरोपियों ने 14 फरवरी 2014 को वेद प्रकाश का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया, उसे मृत घोषित कर दिया और धांधली के इस पूरे खेल में प्राधिकरण के भ्रष्ट कर्मचारियों ने आरोपियों का पूरा साथ दिया। फिलहाल इस मामले की जानकारी होने के बाद वेद प्रकाश ने जालसाजों और नगर निगम के आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं नगर आयुक्त ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ये एक वेद प्रकाश है, उनके बारे में मुझे कल न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला है और मैंने इसमें तत्काल हमारे यहाँ वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी श्री ज्ञान सिंह जी हैं, उनको ये एक जांच सौंप दी है और वो 3 दिन के अंदर उनसे रिपोर्ट मांगी है। वो पूरा प्रकरण देख करके बताएंगे और अगर कोई गलत मंशा से किया गया होगा या गलत प्रमाण पत्र जारी किया होगा तो वो निरस्त होगा और जो दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। बरेली में एक पत्नी पर अपने भाई के साथ मिलकर पति की पिटाई का आरोप लगा है। पत्नी की पिटाई से घायल शख्स की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक बाबूलाल की शादी 10 साल पहले रेखा से हुई थी, लेकिन शुरू से ही रेखा की उससे बनती नहीं थी। आरोप है कि रेखा और उसके भाइयों ने बाबूलाल को अपने घर बुलाकर शराब पिलाई, फिर उसकी पिटाई करने के बाद कूड़े में फेंक दिया। घायल बाबूलाल को उसके घर वालों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी मौत हो गई। हालांकि बाबूलाल के परिजनों ने डॉक्टर्स पर भी इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच जारी है। मामला ये है सर कि हमने इसको देखा कि इसके ससुराल में ये गया था, उससे हमें पता चला कि इसके ससुरालियों ने इसे मारा है और जब हमें ये सूचना मिली कि शाम को इसको मार के डलाव पे डाल दिया गया और उस समय ये बिल्कुल मतलब इतनी गंभीर हालत में नहीं था और उसके बाद में हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर आए इसे सुबह 10:30 बजे। जब सुबह 10:30 बजे आए तो डॉक्टरों ने इसमें बड़ी लापरवाही दिखाई है और उनके विरुद्ध हम कार्रवाई चाहते हैं। कम से कम 1-2 घंटे तक तो डॉक्टर ही नहीं आए और जब वो डॉक्टर आए तो उन्होंने साफ साफ कह दिया ये नाटक दिखा रहा है। अगर नाटक दिखा रहा है तो इसकी मृत्यु क्यों घोषित हो गई? अब ये नाटक ये गंभीर मुद्दा था क्योंकि इसके ससुरालियों ने इस पे पैसा भर दिया और उसके विरुद्ध उन्होंने कार्रवाई नहीं की।
ये देखिए, ये जो है मृतक है, ये इसका नाम है बाबूलाल। ये रहने वाला सिकलापुर का है और इसकी ससुराल है संजय नगर में, थाना बारादरी क्षेत्र में। इसमें जो बताया गया अब तक और जो एक एनसीआर इसकी तरफ से आज सवेरे दर्ज हुई है थाना बारादरी पर, इसने आरोपित किया है अपने साले पर, अपनी पत्नी पर, जिन्होंने उनके साथ मारपीट की। उसका मेडिकल कराया गया और करीब 12:30 पौने 1 बजे इसको डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर बताया गया कि पुनः इसको कोई प्रॉब्लम हुई, फिर इसको हॉस्पिटल में ले गए। वहां पे इसकी बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि उसकी डेथ हो गई। कि परिवार वालों ने वहां पर हंगामा भी किया, डॉक्टर की लापरवाही भी बताई कि ये तो जांच। बिजनौर में एक घर में सिलेंडर से आग लग जाने से 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मंडावली थाना क्षेत्र के ग्राम प्रेमपुरी का यह मामला है, जहां टेकचंद नाम के शख्स के घर में नवरात्र की पूजा चल रही थी और पूजा के बाद दीपक जलाकर घर के लोग सो गए। रात को घर में रखे सिलेंडर में लीकेज होने की वजह से आग लग गई और ये हादसा हुआ, जिसमें 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सिलेंडर लीकेज था, उसमें उसके आग लगने से जो है घर में बरामदे में आग लगी थी, उसमें जल गई। कितने लोग झुलस गए? 8। सब आपके परिवार के ही हैं? सब परिवार के, बैठे टीवी देख रहे सब। रत्न गर्भा कहा जाने वाला बुंदेलखंड एक बार फिर किसानों की कब्रगाह में तब्दील होता दिख रहा है। महोबा में मुफलिसी से परेशान एक किसान रामकिशन पटेल की जान चली गई। यहां के ननौरा गांव के रामकिशन को फसल बर्बादी से ऐसा सदमा लगा कि उसकी मौत हो गई। उस पर सहकारी समिति का 20,000 रुपए का और साहूकारों का 2 लाख से ज्यादा का कर्ज था। पिछले साल बैंक का कर्ज अदा करने के लिए रामकिशन को अपनी जमीन बेचनी पड़ी थी, लेकिन अब उसके पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। कर्ज अदायगी के बोझ से दबे रामकिशन को यही चिंता बार बार सता रही थी कि घर का खर्च आखिर कैसे चलेगा। किसान की मौत की खबर के बाद प्रशासन उसके फसल के नुकसान का आकलन कर रहा है। साथ ही मृतक किसान के परिजनों को 30,000 का मुआवजा दिया गया है। बेमौसम हुई बारिश से नुकसान झेल रहे बुंदेलखंड के किसानों के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मरहम लगाने की कोशिश की है और 200 करोड़ के मुआवजे के ऐलान के बाद ललितपुर जिले को 2 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। ललितपुर के जिलाधिकारी के अनुसार जिले के 17 गांव के 7,526 किसानों को बेमौसम हुई बारिश के कारण अपनी फसलों से हाथ धोना पड़ा। जिला प्रशासन किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मुहैया करवाने की बात कर रहा है। साथ ही फसल बीमा सर्वे का भी काम बीमा कंपनियों से करवाया जा रहा है, लेकिन बर्बाद हुई फसल के अनुपात में सरकार की ये मदद नाकाफी लगती है। तो 17 गांव आ रहे हैं ललितपुर जनपद में, जिनका मुआवजे के लिए हम लोगों ने शासन को पत्र लिखा था और शासन ने 2 करोड़ रुपए मुआवजा आज हमको उपलब्ध करा दिया है, जिसका चेक बनकर शीघ्र ही किसानों को वितरित कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। जो फसल के बीमा होता है, क्रॉप इंश्योरेंस के भी जो बीमे होते हैं, उसके भी टीम आज सर्वे कर रही है। 2 दिन में सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। इस कंप्लीशन के बाद जो फसल बीमा जो मिलेगा वो अतिरिक्त रूप से मिल जाएगा किसानों को और इससे उनकी जो हानि हुई है उसकी भरपाई तुरंत हो जाएगी। कानपुर के ग्वालटोली इलाके में गैस पाइपलाइन से अचानक गैस रिसाव होने लगा। गैस रिसाव की खबर जैसे ही यहां के लोगों को लगी, इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने गैस रिसाव पर काबू पाया। बाद में मौके पर पहुंची सीयूजीएल की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और पाइपलाइन को ठीक करवाया। ये बताया जा रहा है कि अगर तत्काल गैस रिसाव पर काबू नहीं पाया गया होता तो इलाके में आग लगने का खतरा पैदा हो गया था। मेरे पास करीब 9:45 बजे के आसपास फोन आया था। खान ने फोन किया कि यहाँ पे जो है कमिश्नर बंगलो के पास गैस लाइन फाड़ दी गई है, एक्सीडेंट हुआ है। तो हम इमीडिएट निकल आए। तो यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे पूरी गैस लीक हो रही थी और इनके काम करते के दौरान इन्होंने गलती से वो कुछ किया होगा और वार्निंग मैट मिलने के बाद भी फिर भी इन्होंने खुदाई जारी रखी, जिससे एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे जो है एयर वाल लगाते हुए गैस लाइन जो है डैमेज हो गई है। नहीं, वैसे अपनी तरफ से जितनी प्रिकॉशन ली जाती है वो ली जा रही है। तो जैसे ही हुआ इमीडिएटली सीयूजीएल वाले उसके टच में रहते हैं, बुला करके बंद करा दिया गया। कन्नौज पुलिस अब हाईटेक संसाधनों से लैस हो चुकी है। दरअसल प्रदेश में बेखौफ हो चुके बदमाशों और महिलाओं के साथ बढ़ती छेड़खानी की घटनाओं को देखते हुए यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है। वहीं पुलिस कंट्रोल रूम में बने आधुनिक संसाधनों को जांचने के लिए कानपुर पुलिस उप महानिरीक्षक ने कंट्रोल रूम का ट्रायल लिया और कंट्रोल रूम में लगे टीवी स्क्रीन और चौराहों पर लगे कैमरों के ऑपरेट की
जांच कर संतुष्टि जाहिर की। तो वहीं डीआईजी ने कंट्रोल रूम के निर्माण काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे कन्नौज के नवनिर्मित जो है अत्याधुनिक कंट्रोल रूम में खड़े हैं और जिसको पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा डायल 100 के जो अंतर्गत सभी कंट्रोल रूमों को उच्चीकृत करने की कार्यक्रम चलाया गया है। उसी के अंतर्गत कन्नौज में उन्होंने प्रदेश में जो सबसे पहला कंट्रोल रूम ऐसी बनी थी कानपुर में, उसके पश्चात यहाँ पे उन्होंने स्वीकृत किया। इटावा में ऑलरेडी कार्यरत हो चुका है। मैनपुरी के भोगांव थाना इलाके में एक लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। लड़की के अपहरण का आरोप गांव के ही 2 युवकों पर है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लड़की के परिजनों का यह आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें फोन कर लड़की को अगवा करने की जानकारी देते हुए पुलिस में न जाने की धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। शाम को हमारे पास फोन आया, 9 साढ़े 9 बजे के लगभग फोन आया। उसने कहा कि हमारे पास है। किसने कहा? पीयूष नाम लड़के का। पानीपत जा रहे हैं और ये हमारे साथ है। अगर तुमने कार्रवाई की तो अच्छा नहीं होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। धमकी हम इस फोन पे हमें दी है। नंबर इसमें जो है रिपोर्ट में आए हुए हैं। अच्छा, क्या धमकी क्या दी? यही धमकी दी कि हमारे साथ हम ले जा रहे हैं तो हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। हमारे बाबा सपा बात अच्छे हैं। अच्छा। फिरोजाबाद में केरोसिन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस की छापेमारी में 2 दुकानों से हजारों लीटर केरोसिन बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल डीएम को सूचना मिली थी कि यहां के जलेसर रोड पर स्थित सरकारी राशन की 2 दुकानों पर केरोसिन की कालाबाजारी हो रही है और इसके बाद छापेमारी की एक कार्रवाई की गई। और बड़ी खबर इस वक्त देवरिया से। देवरिया के बरहज में 3 दलित छात्राओं की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक एक तरफा प्यार में सोनू नाम के युवक ने छात्रा की हत्या की। इसके अलावा सबूत मिटाने के लिए अन्य 2 छात्राओं को भी मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। त्रिपुरेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। त्रिपुरेश, ये जो पुलिस ने बताया है, खुलासा किया है, इस खुलासे से कितना इत्तेफाक रखते हैं पीड़ित के परिजन? जी बिल्कुल, आपको बता दें पुलिस ने जो खुलासा किया है इसके पूर्व जो परिजनों से हमारी बात हुई थी, परिजनों ने स्वीकार किया था कि सोनू नाम का जो युवक था होली के दिन उस लड़की से विवाद हुआ था। और पूरी बात हमको बता दें कि सोनू लड़की से एक तरफा प्यार करता था, जबकि लड़की जो थी गांव के एक धीरज नाम के लड़के से प्यार करती थी। ये बात सोनू को नागवार गुजरी और उसने लड़की को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। तो इसी योजना के मुताबिक घटना के दिन सोनू ने धीरज के मोबाइल के जरिए उस लड़की को बुलाया और वहां पर उसकी हत्या कर दी। और उसके बगल में जो 2 नाबालिग लड़कियां थी वो घास काट रही थी। उन्होंने घटना को देख लिया और तब सोनू और उसके मित्रों ने उन दोनों को भी दोष दिया और उनकी भी निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और सोनू भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। राज्यसभा सांसद जुगल किशोर ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया है कि रीता जोशी के घर जलाने के मामले में सीबीसीआईडी एक खास वर्ग के लोगों को निशाना बना रही है। दलित अफसर मायावती की गवर्नमेंट में तैनात थे, लेकिन अगर सीबीसीआईडी ने ये कहा कि दलित अफसरों, ये उस समय के मौजूदा पुलिस अफसरों की गलती है, तो दलित वो अफसर किसके कहने से किया, उसको क्यों बचाया गया? वो जो अफसर थे, अफसरों ने किसी के कहने से काम किया होगा, तो वो उनको क्यों बचाया जा रहा है?